तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोलर पावर प्लांट। ठीक है। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं सोलर पावर प्लांट के। ठीक है, तो वो मैं आपको आज क्लियर करूंगा। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर पावर प्लांट क्या है। पहले भी आपको मैं थोड़ा डिस्क्राइब किया था, अब देख लीजिए उसका। हमारा नोट्स नोट्स पे आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज सोलर पावर प्लांट। ठीक है, दिस सोलर प्लांट पावर प्लांट इज आल्सो नाउन एज फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। मैंने पहले ही आपको बोला था फोटोवोल्टिक पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इट इज ए लार्ज स्केल पी प्लांट डिजाइन टू प्रोड्यूस बल्क एनर्जी पावर फ्रॉम सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन के थ्रू बल्क पावर जनरेट करते हैं। दिस सोलर पावर प्लांट यूजेस सोलर एनर्जी प्रोड्यूस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं। इट इज ए कन्वेंशनल पावर, इसलिए कन्वेंशनल पावर प्लांट होता है। सोलर एनर्जी कैन बी यू डायरेक्टली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकली सोलर पीवी सेल और अदर इज अनदर वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड सोलर एनर्जी क्या होता है? सपोज हमने कॉन्सेंट्रेटेड पैनल बनाया हुआ है, इस पे सनलाइट गिरती है, तो सनलाइट गिरने के बाद जो भी होगा सनलाइट का जो रेडिएशन है डायरेक्ट सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होगा। यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कराती है। उस टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करके हम किसी पाइप पे, वो बताऊंगा बाद में, उसको सोलर थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट हीट को गिराते हैं। इस चक्कर में ये पूरा हीटेड हो जाता है 600 डिग्री 700 डिग्री तक। ठीक है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो आपको मैं बाद में क्लियर कराऊंगा, पर कॉन्सेंट्रेट एक ही जगह करते हैं उसकी हीट को। एम हमारा टारगेट यही होता है कि एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके उसको हीट अप किया जाए। ठीक है, तो ये अनदर वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेंट्रेटेड सोलर एनर्जी उसको बोलते हैं। आप लोगों को क्लियर हो रहा है जो मैंने बताया? कॉन्सेंट्रेटेड सोलर एनर्जी इसी को बोलते हैं। ठीक है, हाँ। इन दिस टाइप द रेडिएशन एनर्जी ऑफ सोलर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू हीट, थर्मल एनर्जी मैंने बोला था जो, and this heat used to drive a conventional generator. This method is difficult and not efficient to produce electrical power on a large scale. Hence, to produce electric power on large scale, PV panels are used. ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था। In this article, we will explain detail about solar power PV plant, PV panel, below in this layer of photo power plant. मैं आपको थोड़ा थर्मल का भी समझा ही देता हूँ। ये एक हमने सेंटर में पाइप लगाई हुई है। इसमें क्या मटेरियल रखा हुआ है? इसमें रखा हुआ है मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन, नोट कर लो आप लोग। आपको अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है कि 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सोलर से कैसे जनरेट कर सकते हो, तो इसी मेथड के थ्रू आपका 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। इस मेथड का नाम है मोल्टन सॉल्ट। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, with the help of molten salt. ओके, इसको नोट कर लो। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करें, तो आपको इसका नाम लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपने एक पाइप ली, उसके अंदर मोल्टन सॉल्ट रखा, तो मोल्टन सॉल्ट को क्या करते हैं, मोल्टन सॉल्ट के जो ये पाइप है इसके चारों तरफ, ये पाइप का डाया कुछ भी हो सकता है, 100 150 200 300 500 एम तक भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको देखना है कितना अमाउंट ऑफ पावर रखना है, वो मोल्टन साउंड रखना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके चारों आपने कॉन्सेंट्रेटेड पैनल लगा दी हुए हैं सोलर के। इस टाइप से कॉन्सेंट्रेटेड जो पैनल होते हैं, वो पैनल आपने फिक्स कर दिए, इसके चारों ओर फिक्स कर दिए। ठीक है, उन सबका डायरेक्शन इसी पाइप की तरफ है। अब सन की एनर्जी, सनरेज मान लो किसी पे भी ड्रॉप करती है,
तो सन का सारा डायरेक्शन इसी की तरफ पॉजिटिव होता है, जिसके चलते क्या होता है कि इनकी हीट के थ्रू ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है। ठीक है, इसके हीट होने से क्या होता है, ये 600 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप हो जाता है। तो अब क्या होगा, इसके हीट अप होने से ये कनेक्टेड रहेगा वाटर सिस्टम से। ये वाटर सिस्टम हुआ, ये वाटर को हीट अप करेगा, वाटर के थ्रू स्टीम जनरेट होगी। ठीक है, अब स्टीम के थ्रू टरबाइन को मूविंग कराया जाएगा। टरबाइन अगर मूविंग हो, टरबाइन से अटैच जनरेटर होता है। ठीक है, जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अब ये 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो डे टाइम में हीट अप हो जाता है, जब तक सन रहता है डे टाइम में। आप लोग नोट करते रहो। और जब सनलाइट मतलब इवनिंग टाइम पे सनलाइट वगैरह कम हो जाती है, फिर क्या, तब भी ये ठंडा होने तक में फुल नाइट और सुबह दिन तक अप्रोक्सीमेट इसका तब भी टेम्परेचर 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाता है। और फिर दूसरे दिन सन दोबारा निकल आता है, फिर हीटअप होना चालू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मोल्टन सॉल्ट है जो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट होने के चलते ये हीटअप रह जाता है दूसरे दिन तक भी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या 24 आवर जनरेट कर सकता है। 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी इसी में होती है। तो इसको मोल्टन सॉल्ट बोलते हैं। तो आप ये कोई अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा तो आप इस चीज का आंसर दे सकते हो। अब सोलर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे सनलाइट इस पे ये सोलर हमारे मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, ये हमने पीवी एरे बना रखी है। ठीक है, पीवी एरे आई, यहाँ के एसएमडी एससीबी इससे कनेक्ट होगी, बताऊंगा मैं आपको एसएमडी एस क्या होता है। ठीक है, इससे कनेक्ट होने के बाद ये देखो इन्वर्टर का ही डीसी से एटी, और डीसी ही सप्लाई एक टैपिंग यहाँ ली, तो एक टैपिंग बैटरी में स्टोरेज के लिए पहुंचा दिया, और फिर बैटरी से रिवर्स स्टोरेज से इधर लेके जाएंगे ठीक है, बैटरी से दोबारा इधर लेके आए। ठीक है, इधर से फिर जो एसी आउटपुट हुआ, एसी आउटपुट यहाँ से यहाँ गया ग्रेड तक, ट्रांसफार्मर तक, ट्रांसफार्मर से फिर ग्रेड पे आया, ग्रेड से फिर ट्रांसमिशन पे चला गया। मतलब ये अपना जो कंट्रोल रूम है, स्विच गेयर रूम, उसके थ्रू पे चला गया ट्रांसमिशन लाइन पे। तो ये होता है काम करने का तरीका कि मतलब इस टाइप से सोलर पावर प्लांट वर्क करता है। अब मैं कल ही ऐसे बताया था फोटोवोल्टिक सिस्टम क्या होता है। सिलिकॉन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल सोलर सेल। मैंने बताया था सिलिकॉन यूज होता है। सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेवरी मटेरियल। तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर आर क्रिएटेड इन सोलर सेल। The PV material have the property of absorb photons of sunlight. ठीक है, मैंने बताया था बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल आर at lower energy and the electron conduction band at higher energy. जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी होता है, मैंने पहले ही बोला था कि हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, तो दी इन डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल नाउन एज बैंड गैप एनर्जी लेवल। ठीक है, when sunlight falls on solar cell, difference between the photons energy and band gap energy absorbed by the solar cell and excited some electrons to jump across the band gap. These electrons move across the valence band to conduction band and they create holes in valence band. Therefore, the potential difference between मैंने पहले ही कल आपको क्लियर हुआ था कि अब ये देख लो, ये कल नहीं बताई थी, एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ये इस फॉर्मूले पे वर्क करती है। EP इक्वल टू एच वी, और एच वी इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्बडा। ठीक है, EP क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है। H है प्लैंक कांस्टेंट, जो ये H है प्लैंक कांस्टेंट हो गया। V जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट है ये, और उसका वेवलेंथ के ये देखो होता है फॉर्मूला इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर लेना, आपको स्लाइड प्रोवाइड करा दूंगा। अब कंपोनेंट ऑफ सोलर पावर प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल होता है, इन्वर्टर होता है, चार्ज कंट्रोलर
सिस्टम बैलेंसिंग कंपोनेंट ये बताए हुए हैं। चलो अभी आपको क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। सनलाइट आई, सनलाइट से चार्ज कंट्रोलर इन्वर्टर को गया, इन्वर्टर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू बैटरी बैंक पे आया, और बैटरी बैंक तो फिर इसके रिवर्स चला गया यहाँ पर, और रिवर्स जाने के बाद ट्रांसफार्मर गया, ट्रांसफार्मर से ग्रिड पे आ गया, ग्रिड से अपने रेसिडेंशियल जो अपनी बिल्डिंग्स वगैरह जो भी उस पर ले लिया, ठीक है। उसके बाद ग्रिड पे चला गया। ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं इन्वर्टर की, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ है जो मैंने कल बताया था, पीवी पैनल फोटो वोल्टेज मोस्ट ओनली इंपोर्टेंट ऑफ सोलर फार्म, जो बताया था 5 वोल्ट तक का होता है सोलर सेल, और उसका एम्पियर्स ये दिखाया हुआ है, ठीक है। ये 3 वाट का पावर होता है। दी नंबर ऑफ सोलर कनेक्टेड इन सीरीज में एक मॉड्यूल मैंने बताया था कैसे कैसे मॉड्यूल वगैरह बनता है, ये तो आप कल पिछले वाले टॉपिक में क्लियर किया था। दी आउटपुट ऑफ सोलर पावर प्लांट, दी मैंने ये भी बताया कि जो, अच्छा ये बताया तो जो सोलर पैनल से जो आउटपुट आता है वो डीसी होता है। अब डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर यूज करते हैं, तो इन्वर्टर के थ्रू ही हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करके यूजफुल बना सकते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टर भी हम इसलिए सोलर पावर प्लांट में यूज करते हैं। देखो, for a large scale grid type power plant, the inverter is connected with special protective device and a transformer are connected with inverter. देखो एक ट्रांसफॉर्मर भी कनेक्टेड होता है, वो चलो भी बताऊंगा। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का होता है बैटरी। दी बैटरी आर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन सोलर पावर, द स्टोरेज कंपोनेंट एंड द मोस्ट, ये आप पढ़ लेना, इसको बैटरी का भी आपको बता दूंगा। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी, द हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन स्टोर, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट को वो इलेक्ट्रिकल पावर को स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो कि फॉर एग्जांपल बैटरी है अगर 100 AH की है, तो 100 AH की बैटरी के 1 एम्पियर करंट सप्लाई कर सकती है, ठीक है, और 100 घंटे के लिए, ठीक है। और नहीं तो 100 एम्पियर करंट सप्लाई कर सकती है 1 घंटे के लिए। जो AH का मीनिंग ऐसा ही होता है। आपका मान लो 2000 AH की बैटरी आपने कैलकुलेट करके निकाली, तो वो क्या है कि अगर 1 एम्पियर करंट 2000 घंटे तक के सप्लाई कर सकती है, नहीं तो 2000 एम्पियर, ठीक है, 1 घंटे तक सप्लाई कर सकती है। नहीं तो आप मान लो 10 एम्पियर कर लो, तो 10 एम्पियर करंट 200 घंटे तक सप्लाई कर सकती है। इसका मीनिंग ये निकलता है एच का मतलब, ठीक है। और बैटरी कैलकुलेशन तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एच कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है, ये कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है। और बैटरी के लॉन्ग लाइफ के लिए प्रिकॉशन बताए हुए हैं। फॉर ए लॉन्ग लाइफ ऑफ बैटरी नेवर फुली डिस्चार्ज, बैटरी को 20% से जो बिलो कभी डिस्चार्ज नहीं होने देना है। 20% आए तो फिर उसको चार्जिंग पे लगा देना है। एंड इन केस बैटरी इज फुली डिस्चार्ज, नेवर कीप फुली डिस्चार्ज बैटरी फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो अगर बैटरी फुल डिस्चार्ज हो जाती है तो फुल डिस्चार्ज है उसको कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक नहीं छोड़ना है, इसका ये मतलब कहने का है। वो भी छोड़ोगे तो बैटरी की लाइफ और कम हो जाती है, ठीक है। और बैटरी की कैपेसिटी जो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, ठीक है, टेम्परेचर का इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बैटरी पे। देयर इज ए रिडक्शन ऑफ 0.6% ऑफ एवरी डिग्री सेल्सियस। देखो 0.6% 1 डिग्री पे आपकी कैपेसिटी 25 डिग्री के ऊपर, सपोज 25 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री भी 26 डिग्री होता है बैटरी रहती है, तो उसकी लाइफ कितनी, बैटरी की कैपेसिटी कितनी डिक्रीज होती है, 0.6% डिक्रीज होती है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर लेना कि 0.6% 25% के ऊपर 1 डिग्री बढ़ेगा तो आपका बैटरी की लाइफ कितनी डिक्रीज होगी। अब 2 टाइप ऑफ बैटरी होती है, लीड एसिड, निकल कैडमियम, और लिथियम आयन भी बैटरी यूज होती है आजकल। तीसरा टाइप ये है, वही ज्यादा यूज हो रही है। चलो ये तो ई रिक्शा वगैरह में यूज हो रही है, ठीक है। इनके मैंने आपको, अगर आपने सब स्टेशन की हमारी क्लास की होगी तो उसमें लिखाया होगा कि कौन कौन से टाइप की बैटरी होती है, क्या क्या यूज होता है। नहीं होगा तो फिर इसमें हम बता देंगे आपको सोलर क्लास में, ठीक है। और आपने हमारे सब स्टेशन क्लास ले रखी है तो सब स्टेशन क्लास में ऑलरेडी बता रखा है,
ठीक है। अब चार्ज कंट्रोलर क्या होता है? चार्ज कंट्रोलर कंट्रोल द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। ये बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करता है। दी चार्ज कंट्रोलर यूज टू अवॉइड दी ओवर चार्जिंग। बैटरी को ओवर चार्ज नहीं होने देता है। ओवर चार्ज हो जाएगा जिससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, इसलिए ओवर चार्जिंग होने से रोकता है चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, देखो ये लिखा भी है, दी ओवर चार्जिंग ऑफ ए बैटरी में लीड टू कोरोजन, मतलब जंग पकड़ता है ओवर चार्जिंग के चक्कर में, और प्लेट ग्रोथ उसकी कम हो जाती है। ठीक है, एंड इन द ओवर कंडीशन इट में डैमेज द इलेक्ट्रोलाइट, और बहुत ज्यादा बुरी इलेक्ट्रोलाइट भी डैमेज कर देती है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए ब्लॉकिंग डायोड लगाया जाता है। ठीक है, वो बताऊंगा अभी आएगा। अच्छा, नीचे है भी, समटाइम्स चार्ज कंट्रोलर टर्मिनल सोलर बैटरी चार्जर। ठीक है, सोलर बैटरी चार्जर कहा जाता है। देयर आर मेनी टेक्निक टू मेक चार्ज कंट्रोलर, फॉर एग्जांपल द मोस्ट पॉपुलर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। एमपीपी चार्ज कंट्रोलर है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग चार्ज कंट्रोलर बोलते हैं। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग क्या होता है? मान लो ये करंट है, ये आपका करंट है आईएमपी, ये अपना बीएमपी है, मैक्सिमम वोल्टेज वोल्टेज है। अब मान लो ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसा नहीं ड्रॉ होगा, मैं दोबारा कर रहा हूँ उसको। ये आईएमपी है, ये बीएमपी है। सपोज हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं टाइप से, तो आपका मैक्सिमम पावर कहाँ फाइंड होगा? अब मैक्सिमम पावर आपका समथिंग यहाँ कहीं फाइंड होगा, यहाँ से यहाँ कहीं, तो ये पीएमपी हो गया। तो जो मैं मैक्सिमम पावर फाइंड जहाँ हो रहा है उसको मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग बोलते हैं। ये तो आईएमपी के ग्राफ इस टाइप से चल रहा है, करंट आपका यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज यहाँ से यहाँ ऐसे करके इंक्रीज करता जा रहा है, पर जो मैक्सिमम पावर जहाँ फाइंड होगी उसको हम मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग बोलते हैं। क्लियर? तो वही बताना चाह रहा है। सिस्टम बैलेंसिंग कंपोनेंट, इट इज ए सेट ऑफ कंपोनेंट यूज्ड टू कंट्रोल द प्रोटेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट पावर सिस्टम डिवाइसेस ऑफ द। ठीक है, इनका प्रॉपर्टी, चलो ये तो कुछ नहीं है। अब ब्लॉकिंग डायट जो मैं आपको बता रहा था, दी सोलर कनेक्टेड विथ ए बैटरी एंड दीज पैनल्स आर यूज्ड टू चार्ज द बैटरी ड्यूरिंग सनलाइट इन सनलाइट इज अवेलेबल। अब ये चार्ज तो बैटरी को तभी करेगा जब तक सनलाइट अवेलेबल है, और ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी दी करंट फ्लो फ्रॉम पैनल टू बैटरी। अब जब तक सनलाइट है तो ये पैनल तक, पैनल से बैटरी तक आपको, पैनल है ये बैटरी है, तो जब तक सनलाइट है तो ये यहाँ से यहाँ इसका करंट फ्लो होना हो रहा होगा। ठीक है, अब जब सन नहीं है, ठीक है, देखो लिखा हुआ है व्हेन द सनलाइट इज नॉट अवेलेबल द करंट कैन बी फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। अब जब सन नहीं है तो करंट यहाँ से यहाँ दोबारा फ्लो हो सकती है, तो इस चीज को रोकने के लिए ब्लॉकिंग डायोड का यूज किया जाता है। नहीं करेंगे तो ये सोलर पर रिवर्स करंट जाएगी तो ये डैमेज कर सकती है सोलर पैनल को। ठीक है, इसलिए इसको ब्लॉकिंग डायोड लगाया जाता है। क्लियर हुआ? दी आउटपुट ऑफ सोलर पैनल डिपेंड अपॉन, तो मैंने बताई था, the output of the sunlight is not constantly upon level, it is continuously varying। ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहती है कि हमेशा सनलाइट क्या वेरी करती रहती है, तो इस हिसाब से जो आउटपुट है वो भी वेरी करता रहता है। ठीक है, तो रिजल्ट में फ्लक्चुएशन आता रहता है, ये कहने का मतलब है। तो वोल्टेज रेगुलेशन आर यूज टू मेंटेन फ्लक्चुएशन, तो वोल्टेज रेगुलेटर इसलिए लगाया जाता है कि जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर लगा देते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ सोलर सेल। अच्छा, जो मैंने कर बताया, देखो ये देखो ये करंट का कर्व है, ये वोल्टेज जो मैंने आपको बताया था। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कहाँ पे हो रहा है? पॉइंट यहाँ पर हो रहा है। क्लियर? तो ये चीज मैंने जो आपको बताया तो वही है। एक टर्म आता है फिल फैक्टर। अब फिल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अब देखो फैक्टर लिखो, देखो दी फैक्टर विच यूज टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ सोलर सेल। जो फैक्टर सोलर सेल की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करता है उस फैक्टर को हम बोलते हैं फिल फैक्टर। फिल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? फिल फैक्टर इक्वल टू बीएम, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज इनटू मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय ओपन सर्किट वोल्टेज
और इनटू शॉर्ट सर्किट करंट। तो फिल फैक्टर क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज इनटू क्या, फिल फैक्टर इनटू ओपन सर्किट वोल्टेज एंड आईएससी हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये आपका बीएम हो गया, यहाँ आईएम हो गया, ये वीओसी हो गया, ये आईएससी हो गया। ठीक है, तो अपना बीएम आईएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिल फैक्टर ये हो गया। ठीक है, फिल फैक्टर इंटू बीओसी इंटू आईएससी। ठीक है, तो इसलिए फिल फैक्टर अपना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस रेशियो पे, सोलर पावर प्लांट की परफॉर्मेंस रेशियो को वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है, ये वीएम इंटू आईएम इक्वल टू फिल फैक्टर इंटू बीओसी इंटू आईएससी, ये देखो दिखाया हुआ है। ठीक है, अब जो ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर जो सोलर सेल पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना, आप इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। सोलर टेम्परेचर, सन इंटेंसिटी, सोलर शेडिंग, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सोलर सेल पे बहुत इफेक्ट करते हैं। अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सोलर सेल की इफिशियंसी डाउन होगी, लिखा होगा इसमें, वो आपको कैलकुलेशन में पता चल जाएगा, जो कैलकुलेशन बताइए। Due to the increasing characteristics of semiconductors, the efficiency of solar cells is highly impacted by the temperature. The solar cell cannot operate efficiently at a higher temperature. देखो, and the efficiency of solar cell is high, efficiency अच्छी होती है lower temperature पे। मैंने आपको बोला ही था, हाई टेम्परेचर पे सोलर की efficiency ड्रॉप करती है, वो आपको मैं बताऊंगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। दी सन इंटेंस बताया, सन इंटेंसिटी जो है वो मतलब पूरी डे के टाइम पे वेरी करती है। आफ्टरनून में मतलब दोपहर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, तो दोपहर के टाइम ही सोलर सेल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। इवनिंग में और मॉर्निंग टाइम पे पीक लेवल पे नहीं होती है, तो दिस टाइम पे एफिशिएंसी और लोअर कंपेयर टू अराउंड आफ्टरनून। तो इस पे भी आपको सन इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब शेडिंग का मतलब ये है कि बारिश, ठीक है, और ये सीजन में जब क्लाउड रहते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। देखो, एफिशिएंसी ऑफ सोलर हाईली डिपेंड ऑन सोलर शेडिंग ड्यूरिंग ए क्लाउडी एटमॉस्फेयर। देखो लिखा हुआ है, ये मोर एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते हैं रेनी सीजन में। अब रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही होगा, इस देखो सोलर सेल कलेक्ट फोटोन एनर्जी तो पता ही है, बट द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल विल डिक्रीज इफ द सेल्स रिफ्लेक्ट लाइट अवे फ्रॉम द सरफेस। तो ये बहुत, जब वो भी आपको बताया था, सोलर सेल की एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी जब वो जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, करेगी तब जाकर के उसको एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देती है। 30% को कम से कम डिक्रीज रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इसको मैंने जो आपको कल ही बताया था, आप पिछले टॉपिक में बताया था, इस सिचुएशन को बताने के लिए एक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग यूज करते हैं सोलर सेल के सरफेस पे, और इसी कोटिंग के चलते सोलर सेल डार्क ब्लू और ब्लैक कलर के दिखते हैं। जो हम उसको कोटिंग करते हैं, जो हमने बताया था इनकैप्सुलेशन, तो सीट प्रोवाइड करते हैं, वो इसीलिए प्रोवाइड करते हैं। अब टाइप्स ऑफ सोलर पावर प्लांट, ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सोलर पावर प्लांट, ये तो चलो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको, आप नोट करो कौन कौन से टाइप के सोलर पावर प्लांट होते हैं। सबसे पहला होता है, उसमें तो ही है, उसमें भी बताऊंगा किस टाइप के होते हैं, उसको भी कैटेगराइज किया गया है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, ठीक है। दूसरा होता है, ये नोट करते जाना, उसमें नहीं मिलेगा, उस सीट में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन नहीं मिलेगा आपको, इसमें नोट कर लो आप। अभी बताता हूँ ये कौन क्या होता है, ठीक है, नोट कर लिया। ये ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर पावर प्लांट हो गया। तीसरा हो गया
ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट। चौथा हो गया हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट। नोट कर लिया। पांचवा हो गया नेट मीटरिंग सिस्टम। क्लियर। अब ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट क्या होता है? चलो बता देता हूँ कुछ। ये अपना सोलर मॉड्यूल है, ठीक है। ये भी सोलर मॉड्यूल है। यहाँ पर हम अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये तो अभी टेम्परेरी बता रहा हूँ। एसएमडी, ये इन्वर्टर लगा दिया हमने। बना लो डायग्राम, बना लो। यहाँ सर्किट ब्रेकर लगा दिया, यहाँ ट्रांसफॉर्मर, ये डीसी सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है। मतलब एसी सर्किट ब्रेकर हो गया यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर के पहले और एक ट्रांसफॉर्मर के बाद में सर्किट ब्रेकर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपका किसको चला गया? जीएसएस सब स्टेशन को चला गया। ये हमने सीटी लगा दिया, ये हमने पीटी लगा दिया, यहाँ पर हमने मीटर लगा दिया। क्लियर। ये सोलर पावर प्लांट हो गया। अब ये गेट कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट होता क्या है? ठीक है, लिख लो। जो टोटल जनरेशन will be export to ग्रिड, लिख लो। ठीक है, इसकी मतलब जो भी जनरेशन टोटल होगी वो डायरेक्ट टोटल ग्रिड को सप्लाई हो जाएगी। आप इसका कुछ भी बैक में अपने लिए यूज नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली जो भी जनरेट हो रहा है टोटल की टोटल आप पूरा उस ग्रिड को दे रहे हो, पूरा जनरेशन ग्रिड को दे रहे हो। अब इसमें क्या होता है, यही समझा देता हूँ। ये आप लोगों ने बना लिया, इसको मैं थोड़ा मिटाना चाहता हूँ, कुछ चीज बनाना चाहता हूँ इसको। अगर ये रूफ टॉप प्रोजेक्ट है, याद रखो रूफ टॉप प्रोजेक्ट, जो छत पे लगाते हैं प्रोजेक्ट, अगर ये रूफ टॉप है तो इसका कनेक्शन क्या होगा? यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कपल क्या करेंगे, डीसीडीवी। यहाँ क्या करेंगे, डीसीडीवी। अब डीसीडीवी क्या होता है? फुल फॉर्म डीसीडीवी होता है, जानते भी होंगे शायद आपको, डायरेक्ट करेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इसकी इमेज वगैरह कैसे होती, कैसे वर्क करता है। सपोज करो कि ये हम क्या करते हैं, मॉड्यूल से मॉड्यूल को जोड़ जोड़ के एक स्ट्रिंग बनाते हैं,
ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे कैसे पिछली क्लास में। अगर ये मॉड्यूल एक है, अगर इस मॉड्यूल को हम जोड़ जोड़ के मान लो 20 मॉड्यूल कर देते हैं अप टू 20 तक, तो ये क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग। ठीक है, और अगर 20 मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग यहाँ, 20 मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग यहाँ, ठीक है। अब इनको लोग गलत बताते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है एक्चुअल। अब जैसे 20 मॉडल की ये स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग को दो स्ट्रिंग मान लो या तीन स्ट्रिंग, तो अभी दो स्ट्रिंग को ही देख लेते हैं। दो स्ट्रिंग को जोड़ के यहाँ वाई कनेक्टर लगा के, यहाँ वाई कनेक्टर लगा के एक कन्वर्ट करके एक एजीबी एरे जंक्शन बॉक्स। तो ये जैसे दो या तीन जो एक एजीबी से कनेक्ट करोगे, दो या तीन जो स्ट्रिंग को, उसको क्या कहेंगे, एरे। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी मान लो ये स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग या दो स्ट्रिंग, ऐसा हो सकता है तीन भी हो चार भी हो। तो चार मान लो पांच स्ट्रिंग है, तो पांच स्ट्रिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा डीसीडीबी लेना पड़ेगा, 5 इन 5 आउट का आपको डीसीडीबी लेना पड़ेगा। क्लियर है, 5 इन 5 आउट का डीसीडीबी लेना पड़ेगा। पांच इसमें से इनकमिंग आएंगी तो पांच आउट गोइंग होंगी। ठीक है, उसमें उसका फ्यूज वगैरह का प्रोटेक्शन डीसीडीबी वगैरह में दिया होगा, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में कैसा होता है। ठीक है, 5 आउट गई। अब 5 आउट जाने के बाद क्या हुआ है, यहाँ से 5 आउट निकलेंगे। ठीक है, ये दो है ना, दो ही आउट का दिखा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ, चलो यही से कर देते हैं। यहाँ से दो आउट निकले डीसीडीबी के बाद। ये रूफ टॉप के लिए बता रहा हूँ, ग्राउंड अमाउंट के लिए नहीं बता रहा हूँ, लोग कंफ्यूज मत होना, अभी सिर्फ रूफ टॉप का बता रहा हूँ मैं। दो आउट निकले, तो यहाँ दो एमपीपीटी, सपोज करो एक एमपीपीटी है, तो अगर एक एमपीपीटी है तो मतलब इन्वर्टर में, तो एक ही एमपीपीटी पे दोनों जुड़ जाएंगे। अगर अलग अलग एमपीपीटी है तो अलग अलग एमपीपीटी पे आप जोड़ सकते हो। ठीक है, एमपीपीटी क्या होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर होता है इन्वर्टर में। एमपीपीटी क्या होता है कि उसमें एक एमपीपीटी में एक टाइप की ही स्ट्रिंग कनेक्टेड होगी, दूसरे टाइप की स्ट्रिंग कनेक्टेड नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर 20 मॉडल की एक स्ट्रिंग है, दूसरी आपकी स्ट्रिंग है 19 मॉडल की, ठीक है, आपके पावर प्लांट के हिसाब से बनी कि एक 20 मॉडल की स्ट्रिंग बनी, दूसरी 19 मॉडल की बनी, तो आपकी ये जो 20 मॉडल वाली स्ट्रिंग ही है वो एक एमपीपीटी भी कनेक्टेड होगी। ऐसा नहीं कि 20-19 की दोनों एक एमपीपीटी पे जोड़ दिया, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आपको दो एमपीपीटी वाला लेना पड़ेगा इन्वर्टर, एक पे 20 वाली कनेक्टेड होगी, एक पे 19 वाली होगी। अगर सपोज करो 20 की दो है, तो 20 की एक एमपीपीटी कनेक्टेड हो सकती है, अगर 19 की दो है तो वो दूसरे एमपीपीटी कनेक्टेड हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो उसको मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, एक ही टाइप की स्ट्रिंग कनेक्टेड होती है। क्लियर हो गया। तो ये हम रूफ टॉप का बता रहे हैं। रूफ टॉप में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, उसके बाद एसीडीबी लगाना है तो एसीडीबी इन्वर्टर के बाद लग सकता है, आपको घर में सप्लाई लेने घर में लेनी है, यदि ग्रिड के डायरेक्ट देनी है तो ग्रिड को डायरेक्ट दे देनी है। उसके बाद एसीडीबी यहाँ लग जाएगा। अगर इन्वर्टर लगाए, ट्रांसफॉर्मर लगाए, ट्रांसफॉर्मर ठीक है, नहीं तो एसीडीबी यहाँ पे। अब एसीडीबी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करेंट। एसीडीबी लगा के ट्रांसफॉर्मर से स्टेप अप करके आप ग्रिड को दे सकते हो। ये रूफ टॉप में होता है, एसीडीबी होता है अल्टरनेटिंग करंट। आप लोग नोट कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्लियर हुआ आपको। आप सपोज करो ये रूफ टॉप नहीं, अब ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट है, तो ग्राउंड माउंट में आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड माउंट में आपकी एक स्ट्रिंग है, एक ही मॉड्यूल बना के एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये तीसरी स्ट्रिंग है, ये चौथी स्ट्रिंग है,
ये 5वीं स्ट्रिंग है। इस टाइप की स्ट्रिंग मैंने बना दी। अब क्या हुआ कि 2 स्ट्रिंग को वाई जंक्शन बॉक्स लगा के एक एजीयू में लगा दिया। ठीक है, ग्राउंड माउंट में आपका ऐसा होगा, इसको भी एक दूसरे एजीयू में लगा दिया एरे जंक्शन बॉक्स में। ठीक है, इसमें डीसीडी भी यूज नहीं कर रहे हम। ठीक है, इसको भी तीसरे एजीयू में लगा दिया। क्लियर हो गया। अब एजीबी के हम जितने भी कनेक्शन है, मान लो 20 एजीबी है, तो उनके कनेक्शन ले जाके एक एसएमबी में ले जाएंगे। एसएमबी क्या होता है? स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स। क्लियर, ये एसएमबी में ले जाएंगे। एसएमबी के बाद वो जो आउटपुट निकलेगा एक, उसको इन्वर्टर पे ले जाएंगे। उसके बाद तो प्रोसीजर वही सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ग्राउंड अमाउंट में इतना फर्क हो जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एरे जंक्शन बॉक्स, एरे जंक्शन बॉक्स स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स ले जाते हैं, उसके बाद इन्वर्टर पे कनेक्ट करें, इन्वर्टर से फिर आउटपुट ले जाके आपको ट्रांसफॉर्म ले जाओ, ट्रांसफॉर्म ले जाओ, जैसा भी ले जाना ले जाओ। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ। तो इसको बोलते हैं ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट। ठीक है, अब ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट आप लिख लो। टोटल जनरेशन एक्सपोर्टेड मैंने लिखा था ना, एक्सपोर्ट कितनी ग्रिड को हो जाएगी। ठीक है, दूसरा लिख लो आप उसमें, ये क्या होगा कि डिपेंड, ये स्टेट पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि स्टेट पॉलिसी क्या है वहां की। आपको स्टेट पॉलिसी देखनी पड़ेगी। और इवैक्यूएशन पॉइंट में वेरी। ठीक है, अब लिख लो, अब पावर इवैक्यूएशन सिस्टम क्या क्या होता है। ठीक है, 11 केबी के लिए होता है अप टू 5 मेगावाट, 5 मेगावाट तक 11 केबी तक का पावर इवैक्यूएशन सिस्टम कर सकते हो। ठीक है, लिख लो पावर इवैक्यूएशन। ये दूसरा 33 केवी, 5 मेगावाट टू 15 मेगावाट। ठीक है, कोई पावर इवैक्यूएशन लिख लेना। ठीक है, और अप टू 130 के 2 केवी, 110 केवी भी हो सकता है, 66 केवी भी हो सकता है। ठीक है, तो 15 मेगावाट टू 100 मेगावाट। क्लियर, ये पावर इवैक्यूएशन लिख लेना। ठीक है, 220 केवी के लिए 100 मेगावाट एवो लिख लो, एवो 100 मेगावाट। क्लियर हो गया। और लोड डिस्पैच सेंटर आप जानते ही हो, शेड्यूल लोड डिस्पैच सेंटर इसमें फैक्टर इफेक्ट करेंगे। फिर आपको उसके लिए शेड्यूल लोड डिस्पैच सेंटर में तो देखना पड़ेगा। ठीक है, SLDC। उससे भी बात करनी पड़ेगी। शेड्यूल लोड डिस्पैच सेंटर में क्या होता है, आपको मतलब 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हर 15 मिनट का आपको शेड्यूल प्रोवाइड करना होता है कि हम इतने 15 मिनट में इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देंगे, इतने में इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देंगे। तो वो शेड्यूल प्रोवाइड करना होता है। वो शेड्यूल अगर आप उसको शेड्यूल लोड डिस्पैच को प्रोवाइड कराओगे तो वो हिसाब से वो आगे अपने शेड्यूल प्रोवाइड कर देता है कि किस एरिया में वो कितना इलेक्ट्रिसिटी देगा, किस एरिया में कितना इलेक्ट्रिसिटी देगा। वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने की कोशिश करता है।
ठीक है, इसलिए आपको ये चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। अब फैक्टर आपको क्या और क्या क्या कंसीडर करने पड़ेंगे। फैक्टर नोट करते जाओ आप लोग। टू बी कंसीडर, ठीक है। सबसे पहला बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो आपको एडवांस बैंक गारंटी पर मेगावाट के हिसाब से कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, एडवांस वो हर बैंक का अलग होता है। बैंक गारंटी पर मेगावाट कॉस्ट, ठीक है। ये बैंक ऊपर डिपेंड करता है। आपका परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगा आपको। इसके ऊपर फैक्टर ऑफ डिपेंड करेगा। परफॉर्मेंस सोलर पावर प्लांट का क्या परफॉर्मेंस रेशियो है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है। सी यू एफ, सी यू एफ क्या होता है, कोएफिशिएंट, ये आपको सब बाद में पढ़ाऊंगा। कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसके ऊपर भी आपका बहुत डिपेंड करता है। तीसरा होता है अपना एनर्जी गारंटी। अब एनर्जी गारंटी क्या होता है, आपको जो मैंने बता रहा हूँ P95, ये P75, तो आपको जो प्रोबेबिलिटी है 75 जनरेशन PV6 के थ्रू जन निकलेगा। और आप भी कि आपको इतनी इतनी जनरेशन की गारंटी प्रोवाइड करनी ही होती है कि आप इतनी कितनी एनर्जी जनरेट उसको करके दोगे तो दोगे ही। तो ये आपको चीजें आपको देना पड़ता है कि भाई इन फैक्टरों को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा अपना जो प्लांट होता है वो है ग्रिड इंटरेक्टिव, जो लिखाया था मैंने आपको, इंटरेक्टिव सोलर पावर प्लांट। ठीक है, इसका डिजाइन ऐसा होता है, मान लो ये सोलर मॉड्यूल है, ठीक है। ये हमने इन्वर्टर से कपल कर रखा है, ये इन्वर्टर हो गया, लिख लेना इन्वर्टर, ठीक है। ये ACDB हो गया, ये इस टाइप से बना देता हूँ मैं। तो मान लो ये यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल मीटर हो गया, ठीक है। ये ग्रिड सब स्टेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मान लो जो है कनेक्टेड लोड कर दो, कनेक्टेड लोड या इधर ही कर दो कनेक्टेड लोड, इस टाइप से होता है। ठीक है, अब इसका कर लो फीचर्स क्या है। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कैन यूटिलाइज द पावर जनरेटेड, ठीक है। मतलब जो कंज्यूमर है, जो पावर जनरेटेड हो रहा है उसको कंज्यूमर भी यूटिलाइज करता है, और जो एक्सेस एनर्जी है वो ग्रिड को एक्सपोर्ट कर देता है। दी नोट कर लो, एक्सेस पावर
will be export to grid। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ये एक रूफटॉप प्रोजेक्ट है फॉर ए ठीक है, यदि सैंक्शन जो लोड है और कॉन्ट्रैक्टेड लोड है 50 किलोवाट, तो हम उसको ग्रिड को आपको कम से कम मिनिमम कंटिन्यूअस लोड तो देना ही है, 10 किलोवाट तो देना ही देना है। क्लियर? ये हो गया अपना ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर पावर प्लांट हो गया। अब आ जाओ, उसके बाद प्लांट आता है और ग्रिड सोलर पावर प्लांट। ठीक है, इसमें हमने पैनल लगा दिए, इसमें हमने पैनल लगा दिए, पैनल बना लेना। ठीक है, ये पीसी हो गया, पावर चार्ज कंट्रोल यूनिट हो गया, पावर चार्ज कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये बैटरी यहाँ सप्लाई दिया, यहाँ से दिया बैटरी। ठीक है, और उसके बाद कनेक्टेड लोड। ठीक है, नोट कर लो, लिख लो, द टर्म defines that there will be no connection with ग्रिड। अब देख रहे हो इसमें कोई करंट ग्रिड के साथ कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, ये इंडिपेंडेंट है। लिख लो, अच्छा, ए इज इंडिपेंडेंट सोलर पावर प्लांट है, इंडिपेंडेंट सोलर पावर प्लांट। और कहाँ कहाँ ये होता है, रेसिडेंशियल यूज के लिए होता है, ये भी लिख लो। क्वेश्चन में आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है, तो आप आंसर ये चीज दे सकते हो। ठीक है, मेजरली प्रिफर्ड बाई रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स for their personal
यूज। ठीक है, ये लिख लिया आपने, तो एक और चीज लिख लो। ठीक है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी होती है, जो कनेक्टेड लोड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। दी कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द टोटल कनेक्टेड लोड। ठीक है, ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर। ठीक है, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर बेस्ड डिपेंड कर, बेस्ड अपॉन देयर इलेक्ट्रिसिटी, जो उनके बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कौन सा हो गया? अब आता है हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट। ये अपना लोड पीवी पैनल हो गए, ये अपना पीसीयू इन्वर्टर हो गए, पीसीयू ग्रिड जनरेटर। इसको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किया हुआ है, जनरेटर के साथ सिंक्रोनाइज किया हुआ है। ठीक है, वो है यहाँ बैटरी हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये एमडीबी हो गया, जैसा उसमें था ग्रिड बैटरी वाले में, वैसे इसमें कनेक्टेड लोड। इसमें बस ये फर्क हो गया ग्रिड और जनरेटर का ही। तो इसमें फर्क क्या मैंने बता ही दिया है, लिख लो इंटरव्यू के लिए। देर आर हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, दैट combined with solar power from a PV system with another power generation energy सोर्स। ठीक है, एक कॉमन टाइप का है जो डीजल सिस्टम होता है, जनरेटर के साथ अटैच करके करने का बाद में बताऊंगा। कॉमन टाइप इज ए फोटो वोल्टिक डीजल हाइब्रिड सिस्टम। 5वां आ जाता है
नेट मीटरिंग सिस्टम। आजकल नेट मीटरिंग भी होता है, ग्रॉस मीटरिंग भी होता है। तो नेट मीटरिंग का नोट कर लो, ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग में डिफरेंस क्या होता है मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला सिर्फ नेट मीटरिंग होता था। यहाँ पर बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, ये ध्यान रख लो। 2GSS ग्रिड। बाई डायरेक्शनल क्या मीटर होता है कि आपने जो एनर्जी जनरेट की वो आपने ग्रिड को एक्सपोर्ट कर दी, और एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि नाइट टाइम में हमने मान लो एक्सेस एनर्जी कंज्यूम कर ली है, तो उस चीज का रिकॉर्ड ये बाई डायरेक्शनल मीटर करता है कि आपने कितनी जनरेट की और आपने कितनी ग्रिड से बिजली ली। उन दोनों का जो डिफरेंस है ये रिकॉर्ड करता है। अगर आपने एक्सेस एनर्जी जनरेट की होगी तो आपका उसको इंसेंटिव मिलेगा ग्रिड की तरफ से। अगर आपने एक्सेस एनर्जी कंज्यूम की तो आपको वो बिल पे करना पड़ेगा। इसको आप बाई बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो इसके लिए लिख लो, क्लियर हुआ। इट्स केयर टेकन बाई द मैन यूटिलिटी सप्लाई। However, if the solar energy production is in excess as compared to the load requirement, ठीक है, and the moment the excess energy can be either stored in the battery or can be sold back to the utility grid. ओके, क्लियर हुआ। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रैक्ड using a meter connected
connected to your solar PV सिस्टम। ठीक है। अब क्या होता था कि नेट मीटरिंग सिस्टम में क्या होता था, कंज्यूमर को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता और उसकी सेविंग बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत नुकसान होता था, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक नई स्कीम लेके आए। तो फिर उसके बाद वो आपको लेके आए ग्रॉस मीटरिंग। ग्रॉस मीटरिंग में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट या किस ग्रिड के साथ जो है, जो भी ग्रिड आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप पीपीए करते हो, पावर परचेज एग्रीमेंट करते हो। सपोज करो आपने पावर परचेज एग्रीमेंट कर दिया 3 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए आप रुपीज के हिसाब से आप ग्रिड को, ठीक है, अपनी एनर्जी सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो। ठीक है। तो आपकी जो सोलर पावर प्लांट होगा, जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है वो 3 रुपए के हिसाब से आप उसको बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। लेकिन आप जो ग्रिड से ले रहे हो सप्लाई, ठीक है, तो आपका जो यूनिट रेट उस एरिया में चल रहा होगा, मान लो जैसे दिल्ली है, दिल्ली में मान के चलो, मान लो 200 यूनिट तक फ्री है, 200 यूनिट के बाद 300 यूनिट तक 4 रुपए पे करना है, उसके बाद 300 यूनिट के बाद 400 यूनिट तक आपको शायद 5-6 रुपए पे करना है, जो भी पे करना है। ठीक है। जो ग्रिड का रेट होता है, मान लो आपको एवरेज ले लेता हूँ तो एवरेज निकलता है 6 रुपए पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, 6 रुपए। तो आपको क्या हो गया कि इस टाइम पे आप सेल तो कर रहे हो 3 रुपए यूनिट, ठीक है, और आप ले रहे हो तो वो 6-7 रुपए में यूनिट ले रहे हो। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आपकी सिर्फ उसमें से क्या हो रहा है, 3 रुपए ही सेविंग हो रहा है। 3 रुपए जो आप बेच रहे हो, उसके अलावा तो आपको पे करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ग्रॉस मीटरिंग को लोग ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें जिसने सोलर पावर प्लांट लगाया हुआ उसमें नुकसान होता है। तो आजकल वो भी हो गया है। तो सेम प्लांट रहेगा, उसमें जो वाई डायरेक्शन में मीटर रहेगा, ठीक है, आपने जो सेल किया सेम मीटर लगेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। पर इसमें क्या होगा कि वाई डायरेक्शन मीटर जो आपने तरफ से जो बिजली उसको ग्रिड को गई, उसका रेट अलग होगा, और आपने जो ग्रिड से ली उसका रेट अलग होगा। तो आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको पेमेंट करना पड़ता है ग्रिड को। ठीक है। तो यही नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग सेम सिस्टम हो गया, बस फर्क इतना हो गया जो मैंने आपको समझाया कि नेट मीटरिंग में क्या होता है कि आपने जितनी बिजली जनरेट की, ठीक है, आपने ग्रिड को दे दी, और ग्रिड से एक्स मतलब ग्रिड से आपने जो कंज्यूम की, मान लो आपने 30 यूनिट जनरेट की दिन में, 30 यूनिट आप ग्रिड को दे दी। अब 30 यूनिट में से आपने सपोज करो 20 यूनिट तो कंज्यूम की, तो 20 यूनिट आपका उससे माइनस हो जाएगा, 10 यूनिट का आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, मान लो 30 यूनिट आपने जनरेट की और 40 यूनिट आपने कंज्यूम की, तो 40 यूनिट में से 30 यूनिट आपने जो जनरेट की वो माइनस हो जाएगी। ठीक है। और जो 10 यूनिट एक्स्ट्रा बची हुई उसका आपको पेमेंट करना पड़ता है। नेट मीटरिंग में ये प्रॉफिट होता था। तो नेट मीटरिंग सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है ग्रॉस मीटरिंग सिस्टम से। तो कोशिश करना चाहिए कि नेट मीटरिंग सिस्टम को लें तो उसका प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। और जो अपना हाइब्रिड सिस्टम था, हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है कि आपको जो जनरेट किया वो आपने तो बैटरी बैंक में स्टोर कर लिया, उसके अलावा लोड पे कनेक्टेड कर लिया। ठीक है। उसके अलावा लेकिन जो एक्सेस एनर्जी है वो तो आप ग्रिड से ले रहे हो, जनरेटर से ले रहे हो। तो बस ये चीज हाइब्रिड सिस्टम में बताया गया। ठीक है। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? अब जाते हैं स्लाइड्स पे। अब स्टैंड अलोन सिस्टम क्या आता है? स्टैंड अलोन सिस्टम वो बैटरी वाला सिस्टम होता है। ठीक है। देखो क्या होता है, वो मैंने आपको लिखा थी कौन कौन से प्लांट होते हैं, आप प्रीवियस को स्लाइड्स को भी एक बार देख लें। इसमें भी कई टाइप होते हैं, मतलब स्टैंड अलोन में भी कई टाइप होते हैं। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में चलो ठीक है, स्टैंड अलोन में भी कई टाइप होते हैं, वो टाइप दिखा देता हूँ। ठीक है। दी स्टैंड अलोन सिस्टम इज ए इंडिपेंडेंट पावर सिस्टम प्लांट। इट इज नॉट कनेक्टेड विद द ग्रिड, वो जो मैंने आपको बताया था। इट विल डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लोड, जो मैंने आपको बताया था। बैटरी कनेक्टेड सिस्टम नहीं, जो आपको ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट है, ये ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट है। ठीक है। ये ऑफ ग्रिड है, ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट। दिस टाइप ऑफ लोड यूज इन प्लेस वेयर ए ग्रिड इज नॉट अवेलेबल। ये कहाँ यूज होती है जब ग्रिड अवेलेबल नहीं होती, जैसे फॉरेस्ट और हिली एरियाज है। ठीक है।
अब देख लो कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका फोटोवोल्टिक आउटपुट आया, यहाँ पे अपना सोलर पैनल लगा हुआ है, इससे आउटपुट आया, चार्ज कंट्रोलर पे गया, चार्ज कंट्रोलर से आपका बैटरी पे करा गया। ठीक है, बैटरी जाकर आपका कोई भी डीसी लोड होगा, ठीक है, वो डीसी लोड को सप्लाई चला गया। ठीक है, तो आपका इससे कोई डीसी लोड चल सकता है। डीसी लोड का जो आपने बल्ब वगैरह जो भी कुछ है, डीसी लोड आपका फैन वगैरह डीसी फैन है, तो डीसी फैन वगैरह इससे यूज कर सकते हो। उसके बाद एक सप्लाई, एक इधर बैटरी स्टोरेज के लिए चला गया, एक इन्वर्टर चला गया। ठीक है, एक इन्वर्टर को चला गया, इन्वर्टर से आपने सप्लाई ले ली। ठीक है, ये एक हो गया। देखो दिखा है डायरेक्टली कपल स्टैंडअलोन सिस्टम। ठीक है, किस किस टाइप के होते हैं ये दिखाया गया। ठीक है, अब सबसे पहला आता है डायरेक्टली कपल स्टैंडअलोन सिस्टम। इसमें क्या है, जो पीवी एरे है उस डायरेक्ट डीसी लोड के साथ कनेक्टेड है, कोई इन्वर्टर वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया हुआ है, इससे सिर्फ डीसी लोड चला रहे हो। ये पहला टाइप हो गया। ठीक है, अब दूसरा है कि आपने पीवीआर है उससे बैटरी कनेक्टेड कर दी, बैटरी के बाद उससे डीसी लोड चला रहे हो, बैटरी में भी स्टोर हो रहा, बैटरी से डीसी लोड चला रहे हो। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा हो गया। ठीक है, अब ये तीसरा हो गया कि पहला चार्ज कंट्रोल हो गया, चार्ज कंट्रोल बैटरी गया, बैटरी से चार्ज कंट्रोलर से डीसी सप्लाई को लोड चला गया। चार्ज कंट्रोलर मैंने बताई था क्या क्या काम करता है, ओवर चार्ज वगैरह नहीं होने देता, बैटरी का प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ करता है। ठीक है, अब ये तीसरा हो गया। अब चौथा आ गया स्टैंड अलोन सिस्टम एसी और डीसी लोड से। अब देखो पीवीआर से चार्ज कंट्रोल पर गया, चार्ज कंट्रोल से बैटरी को गया, बैटरी से इन्वर्टर को चला गया। ठीक है, और इन्वर्टर से एसी लोड को चला गया। ठीक है, और ये इन्वर्टर पे हमने कोई दूसरा सिस्टम, ये एसी सोर्स है जो स्टैंड बाई पे हमने रखा हुआ है, चाहे डीजी वगैरह कुछ भी, जो भी कुछ है ए टू जेड वो है। ठीक है, ये चौथा हो गया। हाइब्रिड स्टैंड अलोन सिस्टम मैंने बताई था, पीवीआर चार्ज कंट्रोलर, तो बैटरी गया। ठीक है, बैटरी से आपको गया इन्वर्टर पे, इन्वर्टर से फिर इन्वर्टर और चार्जर पे गया, इन्वर्टर प्लस चार्जर है, इसमें दोनों इंक्लूड है। ठीक है, फिर एसी लोड पे गया, एसी से एसी सोर्स पे गया, इससे रेक्टिफायर गया, रेक्टिफायर से फिर बैटरी पे गया, डीसी में कन्वर्ट किया इसको, डीसी से फिर बैटरी पे चला गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, एसी लोड्स हो गया। ये एसी लोड्स को आपने यूज कर लिया, ये आपका एसी सोर्स है, मान लो डीजी है। ठीक है, डीजी से रेक्टिफायर से कन्वर्ट होकर बैटरी पे गया, बैटरी को इससे भी सप्लाई पहुंचा रहे हो और बैटरी को पीवीआर से भी सप्लाई आ रही है। एसी सोर्स स्टैंड बाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप ग्रिड भी ले सकते हो। ठीक है, और डीजी वगैरह भी ले सकते हो आपकी जो है। ठीक है, तो ये क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम बताई दिया आपने, ग्रिड सिस्टम का पीवी एरे है, पीवी एरे से इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर से डिस्ट्रीब्यूशन पैनल को गया, फिर एसी लोड को चला गया, ये ग्रिड को चला गया। ये आपका मान लो हाउस हो गया, जो आपका होम है, ये ग्रिड को सप्लाई चला गया, क्या आपको जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के थ्रू। ठीक है, ये टाइप ऑफ सोलर पैनल तो मैंने आपको सिखाई दिया, सोलर पैनल। ठीक है, इसका भी एक आपको चार्ट बनवाऊंगा मैं अभी। ठीक है, थिन फिल्म और मोनोक्रिस्टलाइन का, वो आप नोट कर लेना, इंटरव्यू में हो सकता है। ठीक है, चार्ट बनवाऊंगा। ठीक है, तो वो चार्ट भी आप लोग नोट कर लेना, अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आपका यहाँ तक का हो गया टाइप ऑफ सोलर प्लांट, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, आपको मैंने आज क्लियर कर दिया।